नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं अभिषेक तिवारी। परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, लोकप्रिय हैं। और हम लोग जयपुर में हैं, संजय दीक्षित के बुलावे पर आए हैं। जयपुर डायलॉग्स का जो सालाना कॉन्क्लेव होता है उसमें भाग लेने के लिए, तो ये अवसर था, बैठे हैं तो बिहार पर चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि ये नीतीश बाबू के जो कुछ बयान आए हैं अभी कांग्रेस को लेकर के जी, हालांकि उन्होंने किस वे में कहा है, क्या कहा है, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। और उनका जो तौर तरीका है बात करने का और बात कहने का, वो भी बड़ा जलेबी की तरह गोल गोल वो उतारते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो उसमें से कुछ ना कुछ तो अंडरलाइन निकाल लेते हैं कि ये बयान आखिर इनको देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। उनका ये कहना कि कांग्रेस के पास इंडी अलायंस के लिए समय ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव जब निपट जाएंगे, यानी दिसंबर में जाकर के उसके पास फुर्सत होगी कि वो इस गठबंधन के बारे में कुछ चर्चा करे। तो ये नीतीश कुमार ने बयान एक्चुअल में दिया क्यों है? नाराजगी है क्या? अपने को अलग थलग करने की कोई पीड़ा उभर आई है क्या? इस बयान को हम समझे उससे पहले 15 दिन पहले आपको उत्तर प्रदेश में ही लेके जाना चाहूँगा। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था कि हमको लगा था इंडिया अलायंस हो गया है तो हम साथ में लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी नीतीश कुमार की पार्टी 7 विधानसभा के जगहों पे चुनाव लड़ रही है, 7 सीटों पे। अब उनके भी मन में ये होगा कि 1-2 सीट तो कमलनाथ देंगे। इनफैक्ट ये जब फॉर्म हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायंस, तो अधिकतर जो रीजनल दल थे उन्हें लगा था कि कांग्रेस हमें वहां भी सीटें देगी जहां पे हम कम मात्रा में है, थोड़ा बहुत संगठन है। किंतु कांग्रेस को जब ये एहसास हुआ, कर्नाटक जीत ने बहुत कुछ ओंकार सर बदल दिया। कॉन्फिडेंस, कांग्रेस के कैडर में एक कॉन्फिडेंस आया कि हम तो जीत सकते हैं और मुसलमान वोट हमारे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में ये जो इंडी अलायंस का बैगेज हम लेके चल रहे हैं, अगर अब हम उनको अलग प्रदेश में भी अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारा मुस्लिम वोट एक दिन उनके पास चला जाएगा। वो गलती क्यों दोहराना? इसी वजह से आप देखेंगे कि केजरीवाल के भी संदर्भ में अभी आप अजय माकन के बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरे लीकर स्कैम को सबसे पहले कांग्रेस ने एक्सपोज किया। अच्छा, कांग्रेस ने अगर दिल्ली लीकर स्कैम को एक्सपोज किया, केजरीवाल को एक्सपोज किया, इसका मतलब है कि ये इंडिया अलायंस फर्जी है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार को लगता था कि कन्वेनर बनाए जाएंगे, पीएम कैंडिडेट बनाए जाएंगे। चलिए वो दोनों ना हुआ तो कम से कम सीट शेयरिंग ओमकार सर सही समय पे हो जाए। क्योंकि देखिए, दूसरे राज्यों में लोगों को लगता होगा कि 8 महीने अभी है लोकसभा इलेक्शन में, किंतु बिहार में सिर्फ 8 महीने हैं। बिहार में ही एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां पे बहुत क्लोज फाइट है। उसका कारण है कि बीजेपी और एनडीए का वोट शेयर और महागठबंधन का वोट शेयर ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पे है, इस वक्त खड़ा हुआ। तो अब यहां से जो अपने सीटों पे बंटवारा, सही समय पे बंटवारा कर लेगा, सही समय पे कैंडिडेट अनाउंस कर देगा और सही समय पे जो पूरे इस डायनेमिक्स को समझेगा बिहार के संदर्भ में, वो बाजी मान लेके जाएगा। नीतीश कुमार को पता है कि इस वक्त सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए थी। मैंने आपको पहले भी एक बार आपके शो में एक बार बताया था कि ऐसी कई विधानसभा की या लोकसभा की, दोनों तुलनात्मक रूप से देखें, जहां पे जदयू का डायरेक्ट फाइट कांग्रेस के कैंडिडेट या फिर आरजेडी के कैंडिडेट से हुआ था। तो अब उन 17 सीटों का क्या समीकरण होगा? आपने इंडिया अलायंस फॉर्म कर लिया, मैं मानता हूं, लेकिन विधानसभा के संदर्भ में समझ लीजिए सिवान, या फिर लोकसभा के भी संदर्भ में समझ लीजिए सिवान, गोपालगंज हो गया, जहानाबाद हो गया। तो ऐसे कई सीट है जहां पे डायरेक्ट जब फाइट हुई है जदयू के साथ, मुंगेर हो गया, तो वहां पे आरजेडी कांग्रेस के बीच का समीकरण क्या होगा? पूर्णिया है, कटिहार है, बहुत कुछ है। इनफैक्ट किशनगंज में भी लोकसभा के संदर्भ में जदयू चाहती है वहां पे सीट मिले। तो ये डायनेमिक्स और इनका अलायंस बैट सही ढंग से नहीं रहा है।
प्रॉब्लम नीतीश कुमार के साथ ये है कि वो बार बार हिंट तो दे रहे हैं, बीजेपी सामने से ना बोल रही है कि भाई ठीक है जो तुमको करना था कर लिया, अब हमने निर्णय ले लिया। दरभंगा में एक बार रेजोल्यूशन पार्टी रेजोल्यूशन मीटिंग हुई थी, वहां पे कहा कि अब 2024-2025 में हम शून्य से शुरुआत करने को तैयार हैं, लेकिन हम जाएंगे चिराग पासवान के साथ, हमारे पास उपेंद्र कुशवाहा है, जातीय जनगणना भी बैकफायर करना। तो नीतीश कुमार चाहिए ही क्यों? इसी वजह से अब समीकरण बनाने के लिए भी एक दबाव की तो भी तो पॉलिटिक्स है कि इन्हें राजद वालों को और कांग्रेस वालों को कम से कम लगे कि देखो अगर तुम सही समय पे एक्ट नहीं करोगे तो हम पलट जाएंगे, तभी तो ये फियर फैक्टर काम करेगा सीट शेयरिंग में। अब जब फियर फैक्टर ही काम नहीं करेगा और आरजेडी आश्वस्त हो जाएगी कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा सकते, तब वो सीटों पे बार्गेन कैसे होगा? इसी संदर्भ में इस पूरे बयान को ओमकार सर आपके और आपके दर्शकों को देखना चाहिए। 40 सीटें हैं बिहार में, 40 में से 16 जेडीयू ने जीती थी, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। 40 में से 14 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां दावेदारी कर रही है जी, यानी आरजेडी और जेडीयू के पास बचती हैं 26 सीटें जी। असली झगड़ा यहाँ है, क्या जेडीयू को आरजेडी 16 सीटें देने को तैयार होगी? और ऐसे में कांग्रेस जो दावेदारी कर रही है 10 सीटों पर, जबकि 1 सीट जीती थी वो, तो क्या कांग्रेस को लेकर के दोनों दलों में, आरजेडी में भी और जेडीयू में भी, कहीं अंदर खाने नाराजगी है? लालू अभी बोल नहीं रहे हैं और नीतीश ने बोलना शुरू कर दिया है। अब देखिए, ये तो लालू प्रसाद यादव को चुनना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव को चुनना पड़ेगा कि वो नीतीश के साथ दीर्घकालीन राजनीति करना चाहते हैं या कांग्रेस के साथ वो शुरू से जो राजनीति करते आए हैं, वो कांग्रेस के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो लेकिन जो आपने कहा ना कि 14 सीटों पे, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि देखिए 14 सीट भी नहीं देंगे। अभी प्रशांत किशोर का दोबारा वो चैलेंज वाला बयान आया था, नाविका को दिया था आई थिंक, कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 4 से अधिक लोकसभा सीटों पे जदयू अपने सिंबल से सांसद नहीं भेज पाएगी। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में ठीक है वो सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत अवेयर है प्रशांत किशोर और चुनाव बहुत पार्टियों को लड़वा चुका है, जदयू और आरजेडी को भी बिहार में लड़वा के चुका है, जिता चुका है। तो उसकी बातों को कांग्रेस या बिहार आरजेडी के नेता हल्के में लेंगे ये तो नहीं है, वो तो समझ रहे हैं। तो जब आप 4 सीट पे ही जीत के दावेदार हैं तो आपको 14 सीट देकर के वेस्ट क्यों किया जाए? दूसरी बात अब आते हैं कांग्रेस के संदर्भ में। देखिए, लायक तो कांग्रेस भी बिहार में 10 सीटों पे लोकसभा पे फाइट करने लायक नहीं है, लेकिन ये अभी दावा है, मुझे लगता है 6-7 पे उनको भी मानना होगा और लेफ्ट को भी, लेकिन फिर भी ये 12 सीटें हो जाती तो आपके सिटिंग सांसदों की जिसको कहते हैं कुर्बानी तो जदयू को भी देनी ही होगी। अब ये देखना है कि कितने सीटों पे समझौता होता है या नहीं होता है। देखिए, होता और नहीं होता इसलिए मैंने दोनों शब्द का प्रयोग किया ओमकार सर, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है। देखिए, 6-7 में अभी जानता हूं ऐसे सांसदों को जदयू के जो बहुत अंदर से बागी बने हुए हैं और वो बीजेपी में जाने को तैयार है। अब कुछ दिन पहले जदयू के पूर्व विधायक जो चेनारी विधानसभा के हैं, ललन पासवान, अच्छे नेता हैं, सासाराम में उनका बड़ा होल्ड है, वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और सत्ता के गलियारे में काफी दिनों से छेदी पासवान के अगेंस्ट में बात चल रही थी और वहां चूंकि वो रिजर्व सीट है तो वहां पे एक पासवान नेता ही चाहिए था। अच्छा, उनका हिंदुओं पे भी होल्ड इसलिए क्योंकि वो दलित नेता हैं ललन पासवान, लेकिन ललन पासवान ने हिंदुओं के लिए पूरे सासाराम क्षेत्र में, सिर्फ अपने विधानसभा में नहीं, एक तो चेनारी विधानसभा काफी बड़ा है, अपने आप में एक लोकसभा इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी सासाराम के संदर्भ में बहुत काम किया है। और आप अगर कॉमनली वहां के लोगों से पूछिएगा तो कहते हैं कि अगर बीजेपी इस आदमी को टिकट दे देगी, हालांकि वो अभी जदयू में थे, तो वो जीत जाते हैं। अभी 5-6 दिन पहले वो जदयू से न केवल हमला किए जदयू के ऊपर, जदयू छोड़ा और एकदम से बीजेपी ज्वाइन कर दिया। मतलब लोग सरप्राइज हुए, काफी 100-150 गाड़ियां गई थी, पत्रकार सरप्राइज हो गए कि ललन पासवान कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ललन पासवान ने छोड़ दिया। तो वो जो मैं कह रहा था सासाराम के संदर्भ में कि वो कद्दावर नेता है,
तो ये फूट नहीं है, ये आप सोचिए कि एक तरफ आप जातीय समीकरण बनाने पे तुले हुए हैं और एक दलित जाति से नेता आता है और कहता है दलितों पे अत्याचार इस सरकार में बढ़ गया है। इसके राजनीतिक मायने ओमकार सर बहुत बढ़ जाते हैं। जब देखिए क्या है कि छोटा नेता बोल दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कद्दावर नेता जब इस प्रकार की बातें करता है तो आप जो ये सोशियोलॉजी या यूं कहें कि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमी के बेस पे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भागीदारी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारी भागीदारी गलत है, तुमने जो सर्वे किया वो गलत है, तुम मेरी भागीदारी छीन रहे हो। सो ये पूरा कास्ट सेंसस एकदम से बैकफायर कर रहा है। एक बिहार में कहावत चल रही है सर, और ये लॉकुश समीकरण में से कुछ समीकरण की बात है। कोयरी समीकरण ये कह रहा है कि वो टर्म है, मैं हिंदी में समझा देता हूं, लोकल टर्म है कि सूतल कोयरी साग बराबर, जागल कोयरी आग बराबर। मतलब सोया हुआ कोयरी समाज जो है वो साग के समान है, लेकिन जगा हुआ कोयरी समाज जो कि अब जग गया है वो आग के समान है, और इस आग में वो जदयू को भस्म कर देगा। और ये कौन बोल रहा है? जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। लौकुश समीकरण में से कुश कौन? यानी जो उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी जी का तबका है उसमें से वो अलग हो गया। तो नीतीश कुमार का तो ग्राफ गिर ही रहा है, वो समीकरण शिफ्ट हो रहा है। ये बिहार के लिए समझना बहुत जरूरी है जी। अच्छा ये बताइए, आरजेडी का कहना है कि हमारे 19 सीटों पर जो कैंडिडेट थे वो सेकंड आए थे, यानी वो 19 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। 16 सीटों पर दावेदारी जो है वो नीतीश बाबू आखिर तक रखने की कोशिश करेंगे। ये दोनों मिलाकर के ही 35 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बाकी की 5 सीटें बची हैं उनमें कांग्रेस और वामपंथी मान जाएंगे क्या? नहीं, पहली बात तो वामपंथी को समझते हैं बिहार में। बिहार में सर ऐसे 18 जिले हैं जहां पे उनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक कैडर है। वहां पे उन हर जिलों में 2 से 3% उनका वोट शेयर है। अब आरजेडी के आइस के ऊपर वो जैसे ही क्रीम लगता है ना, वो एक बड़ा संगठन, जिसको संगठन के हिसाब से समझे, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है सर। अब लेफ्ट कैडर शुरू से ही, आप जैसे बेगूसराय की बात करते हो तो बेगूसराय कहा जाता है लेनिनग्राद, लेकिन सिर्फ बेगूसराय नहीं है सर, जहानाबाद है, नवादा है, आप गया चले जाइए, आप कैमूर चले जाइए, रोहतास चले जाइए, भोजपुर चले जाइए, वहां पे ठीक ठाक पोजीशन में लेफ्ट है। तो वो इन सब सीटों को, मुंगेर चले जाइए, तो वो क्यों छोड़ेगा सर? तो उसका डिमांड तो सही है, वो तो 5 सीट वो मांग रहा है, कम मांग रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस से अधिक वोट शेयर है वर्तमान में लेफ्ट के पास बिहार के संदर्भ में। तो मुझे लग रहा है कि अगर मनाना है तो कांग्रेस को 2-4 सीटों पे मनाना चाहिए, महागठबंधन को। लेफ्ट को अगर नहीं देते तो लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान होगा। लेफ्ट अगर चला गया, तब जो मैंने प्रेडिक्शन किया था सर कि 25 से 28 सीटें बीजेपी जीतेगी या एनडीए जीतेगी, तब ये प्रेडिक्शन बदलेगा सर, और फिर 30 से 32-34 सीटें एनडीए जीतेगी। ये बताइए आपका आकलन क्या है, कांग्रेस को आरजेडी और जेडीयू कितनी सीटें दे सकते हैं बिहार में? देखिए कांग्रेस मेरे हिसाब से 4 सीट 5 सीट 5 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा और 4 सीट लेफ्ट को, या मैक्सिमम 5 जा सकते हैं। 15-15 पे ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बिहार में अगर 5 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह चुके कि मैं 65 सीटों पर लड़ूंगा, यानी 15 सीटें वहां बचती हैं, तो 120 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। और इन 120 में से अगर कांग्रेस के लिए इनके सहयोगी दल केवल 20 सीटें छोड़ते हैं तो कांग्रेस का क्या होगा? और ये इंडी अलायंस बना रहेगा या बिखर जाएगा? इसको थोड़ा सा और अलग ढंग से समझेंगे सर। 20 सीटें टेक्निकली नहीं है, 65 पे उन्होंने कहा लड़ेंगे। इसका मतलब बची हुई जो 15 सीटें हैं वो आरएलडी और कांग्रेस के बीच में बटेगी। अब स्थितियां इस वक्त जो है, आरएलडी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मांग रहे हैं और वो ज्यादा मांगेंगे भी। तो आप ये कहिए कि मैक्सिमम 10 सीटों पे इन 120 में से, तो इंडिया अलायंस कैसे रहेगा सर? और अब तो शायद मुझे लगता है कि अब तो 5 सीट भी अखिलेश यादव नहीं देंगे, वो अमेठी और रायबरेली देंगे। कहेंगे आप इसी लायक हैं, इससे अधिक आप हैं नहीं।
और इसका कारण है सर, क्योंकि इसके पहले जब ये स्टेटमेंट्स थे तब मध्य प्रदेश में लगता था कि उनको भी कुछ सीटें कमलनाथ देंगे, लेकिन अब कमलनाथ जब ये बयान दे, छोड़ो अखिलेश की बात, तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ये बात कर रहा है ना, कोई प्रवक्ता तो है नहीं छोटा मोटा, और वो जो बोल रहा है छोड़ो अखिलेश, तो वो तो है सीने में कहीं दबी हुई चीज है। वही चीज है सर कि कांग्रेस ये एनडी अलायंस है भी नहीं, मैं हम अब ये कुल मिला के यूपीए बचा हुआ है, क्योंकि अब देखिए केजरीवाल के भी संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा, जब अजय माकन कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हम ही ने किया था दिल्ली लीकर स्कैम, तो केजरीवाल भी पंजाब में और दिल्ली में आपके साथ क्यों समझौता करेगा? तो इंडिया अलायंस मुझे रहता नहीं है, हाँ पुराना यूपीए बना हुआ है, इसमें एक दो पार्टी इधर उधर है जी। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीडरशिप है इंडिया अलायंस की, उधर नीतीश बाबू, इधर अखिलेश यादव, और जिस तरह की तू मैं हुई है, मतलब ठीक है नीतीश कुमार की पार्टी के किसी नेता ने अभी उस तरह के फायरी बयान नहीं दिए हैं, लेकिन इधर हाँ अखिलेश यादव ने जिस तरह का जवाब दिया है कांग्रेस को, जिस तरह के रिएक्शन दिए हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके के रिएक्शन दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है कि भले ही 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस बातचीत करना चाहे, पर मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब कांग्रेस को ज़्यादा भाव देने वाले हैं। नहीं, ये बहुत क्लियर कर दिया देखिए, और अखिलेश समझते हैं कि कांग्रेस से हमारा मूल फायदा है भी नहीं कांग्रेस के आ जाने से, और कांग्रेस को अब क्या है ना कि यहां पर वो पहले बुआ को मनाने का बीच में फिर प्रयास कर रहे थे, वो मान नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी को पता है कि 100% मुस्लिम वोट इस वक्त ऑलरेडी उसके पास है, तो वो कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा वोट बैंक है, ऐसा कौन सा जातीय गणित है जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ वो समझौता करे। और अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस अगर विनिंग पोजीशन में इस वक्त होती तब कुछ बात होती। अदिति सिंह वहां अलग ताल ठोक रही है, स्मृति ईरानी अलग ठोकी हुई हैं, तो कांग्रेस को सिर्फ सीट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या उससे इंडिया अलायंस को फायदा भी होगा या फिर अखिलेश के अलायंस को कोई फायदा होगा। तो अखिलेश तो अपना फायदा नहीं नुकसान देख रहे हैं, तो ये अलायंस चलना है नहीं सर जी। दूसरे ये समझाइए, क्योंकि जनवरी महीने में 22 जनवरी को रामलला जो है उनकी एक तरीके से स्थापना हो जाएगी, भगवान राम के मंदिर में कपाट खुल जाएंगे लोगों के लिए, और उससे पहले 3 सप्ताह 4 सप्ताह ऐसे रखे हैं आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जब पूरे देश में एक जागरण की तरह होगा और एक माहौल बनेगा। तो क्या जो हिंदुत्व का ये नए सिरे से उभार होते हुए देख रहे हैं, जो एकजुटता होते हुए देख रहे हैं, ये सारे इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं, इसकी वजह से इन्होंने जातीय जनगणना को तूल देने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो कांग्रेस कभी अलग अलग समय पर आई जातीय जनगणना से संबंधित या मंडल आयोग की सिफारिशें और दूसरी तमाम चीज़ें उन पर कुंडली मार करके बैठ गई थी, उसके नेता भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और उस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक डर है, और ये जो जातीय जनगणना का कार्ड इन्होंने खेलने की कोशिश की है, क्या इससे हिंदुओं के बंटने की कोई आशंका है? देखिए, हिंदू बटेगा या नहीं वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, प्राइमरी ये है कि ये है क्यों। तो उन्हें पता है कि मुसलमान और क्रिश्चियन वोट उनके साथ हैं, साउथ में भी और हर जगह, और इन्हें ये पता है कि उससे बड़ी बात ये है कि इनको ये पता है कि बीजेपी जो है उसका मूल वोटर हिंदू है, और हिंदू को कास्ट में बांटे बिना हम अचीव नहीं कर सकते। इसी वजह से तो ए राजा कहते हैं कि इरेडिकेट सनातन धर्म पे हमने मुंबई वाले मीटिंग में बात कर ली थी। अब ओमकार सर, बड़ी बात यह है, प्रश्न ये है कि क्या हिंदू समाज में जो जागृति है वो आ गई है? मेरा मानना है कि आई है सर। देखिए, हम और आप साथ में 2022 चुनाव को कवर कर रहे थे, और जब मीडिया के किसी सेक्शन ने बात नहीं की थी तब हम ये बात कह रहे थे कि किसान आंदोलन अलग बात है और जाट योगी जी को वोट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, ये अलग बात है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया और हमने देखे वो साबित करता है कि जाटों ने बड़ी संख्या में योगी जी को वोट किया, गुर्जर ने वोट किया।
तो टूटे नहीं। मथुरा की जीत क्या कहती है? मथुरा में अगर जीती है बीजेपी, उसके क्या मायने हैं राजनीतिक रूप से? इसी वजह से इनको ये समझ में आ गया है। और अभी जयंत चौधरी का भी रिसेंट आपको याद होगा कि वो गए हुए थे मथुरा वगैरह, तो जाटों ने ही बाइकआउट किया, बोला कि ये आप निर्दलीय लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगेंस्ट बीजेपी लड़ जाओ, फिर भी समर्थन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आप रह के लड़ोगे, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो जातियों में बिखरा हुआ ये समाज पहली नजर में जरूर दिखता है, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको ये पूरा समाज जो है एकदम से हिंदू बनता हुआ नजर आता है। और ये बात सोशल मीडिया के आने के बाद और बदल गई ओंकार सर। अब हिंदू जागरण आ चुका है और मेरा ये मानना है कि इन नेताओं की भी चाल को हिंदू समाज समझने लगा है ओंकार सर। ऐसे में ये अब देखना बड़ी बात होगी कि उत्तर प्रदेश तो बदल चुका है, क्या बिहार भी उसकी तपिश को महसूस कर रहा है? जहां तक मैं बिहार की पॉलिटिक्स को समझता हूं, बिहार में एक बदलाव की बेचैनी है और ये बदलाव हम 2024-25 में देखेंगे। अब शायद बिहार जो है ना, वो देश में एक अलग रास्ते पे जाएगा और बिहार का स्वर्णिम काल अब शुरू होने वाला है। ये जो 120 सीटें हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, इनमें से कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को जाते हुए देख रहे हैं इस समय? उत्तर प्रदेश में कितनी और बिहार में कितनी? देखिए, उत्तर प्रदेश के विषय में मेरा बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि एनडीए मिनिमम 73 है, मिनिमम 73 और मैक्सिमम 76 है, इसी के बीच आना है, प्लस माइनस 1-2 इधर उधर हो ही जाता है। बिहार के संदर्भ में आज की राजनीति को देखते हुए, आज के परिदृश्य को देखते हुए मेरा मानना है कि 40 में से बीजेपी को 17 मिली थी पिछली बार, और इस बार भी बीजेपी अपना 17 कायम करेगी और एनडीए मिनिमम 26 सीट पर रहेगी। और ये 26 सीट ही बिहार के बदलाव की शुरुआत है। और अगर आप टोटल देखना चाहें तो एवरेज कर लेते हैं, 120 में से 100 के आसपास बीजेपी यहां से निकाल के लेके जाएगी। यानी लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का जो ये महागठबंधन है, नहीं लगता है अभिषेक तिवारी को भी कि ये बिहार में कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा करेगा या कारगर साबित होगा। नहीं सर, राज्यसभा के उस मामले मैंने नहीं कहा, ये कंप्लीटली मैंने लोकसभा, देखिए लोकसभा, हाँ, लोकसभा में ये जादू की बात नहीं है। लोकसभा में एक बिहार में पैटर्न है, एक एडेड वोट 4 से 5% जमकर जा रहा है मोदी के नाम पे। वो स्टेट इलेक्शन में वो जातियों में विभाजित हो जाता है, दूसरे लोगों को दे रहा है। तो 5% सर, किसी भी राजनीति में वोट शेयर कहीं जम कर जाए तो सामने वाले को 10% का लॉस है। सेफोलॉजी में हम यही समझते हैं सीधा सीधा। अब आप बताइए सर कि ये 10% का वोट आखिर लेफ्ट, आरजेडी, नीतीश कुमार या कांग्रेस कंपनसेट कैसे करेगी? ये मूलतः उनका वोट था जो बीजेपी में आ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।